नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और अब खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया है, आरक्षण का आरएसएस ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन कुछ लोग झूठे वीडियो फैला रहे हैं। और संघ प्रमुख ने कहा कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि संघ का मानना है कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि आरक्षण का आरएसएस ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन कुछ लोग झूठे वीडियो फैला रहे हैं। और संघ प्रमुख ने यह भी कहा है कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया। आपको बताएं कि लगातार विपक्ष की तरफ से ये भी बयान दिए जा रहे हैं कि इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो जो आरक्षण है वो छीन लिया जाएगा लोगों से। और आरएसएस भी आरक्षण विरोधी रही है, ऐसा कहना है विपक्षी का। लेकिन अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये साफ कर दिया है कि आरएसएस जो है वो बिल्कुल भी आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हमेशा से वो समर्थन करते आई है और अभी भी समर्थन कर रही है। वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और राहुल गांधी के राजा महाराजाओं पर दिए गए बयान पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी को राजा महाराजाओं का योगदान नहीं दिखता है, नवाब और निजाम के अत्याचार पर मुंह नहीं खोलते। और सुनिए पहले कि राहुल गांधी ने राजपूतों पर कौन सा विवादित बयान दिया था और बाद में पीएम मोदी ने कैसे राहुल गांधी पर निशाना साधा है, वो भी आपको सुनाएंगे। महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है। और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। तो वहीं मध्य प्रदेश में बुजुर्ग वोटरों को रिझाने में बीजेपी जुटी हुई है। आयुष्मान भारत योजना के फॉर्म में बीजेपी नेता फॉर्म भरवाएंगे और इसका आगाज आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया। इस योजना का लाभ 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को मिलेगा, जिसके लिए सीएम संपर्क अभियान के तहत बुजुर्गों से फॉर्म भरवा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जो बुजुर्ग वोटर हैं उनको रिझाने में बीजेपी अब जुट गई है। आयुष्मान भारत योजना के फॉर्म बीजेपी नेता उनसे भरवाएंगे और इसका आगाज खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। और इस योजना का जो भी लाभ है वो 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को मिलेगा और जिसके लिए सीएम संपर्क अभियान के तहत बुजुर्गों से फॉर्म भरवाए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो 70 प्लस अर्थात 70 साल से ज़्यादा जितने भी बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकगण हैं, वो माता हैं, बहनें हैं, हमारे बुजुर्गगण हैं, वो किसी जाति समुदाय के हों, किसी धर्म के हो या किसी आयु वर्ग के साथ आय वर्ग के भी हो, वो चाहे इनकम टैक्स वाले हो या कोई भी हो,
ऐसे सभी वरिष्ठ जनों के लिए 70 साल से बड़े होने के कारण से उनका आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। ये जो माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है, उसका ये संकल्प पत्र, गारंटी पत्र भरने का एक तरह से हमने। और अगली खबर भी आपको सीएम मोहन यादव से जुड़ी हुई बता दें, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को उत्तर प्रदेश के अमेठी जा रहे हैं। अमेठी सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर चुनावी मैदान में है और कितना खास है सीएम मोहन का अमेठी जाना, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में तो जमकर चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं। इतना ही नहीं, हर एक सीट पर उन्होंने प्रत्याशियों का नामांकन भी करवाया है। तो वहीं अब एमपी के अलावा देश के तमाम राज्यों से सीएम मोहन यादव की खूब डिमांड हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अब यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी जा रहे हैं। सीएम यहां से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल होंगे। 29 अप्रैल को सीएम मोहन यादव अमेठी पहुंचेंगे। सीएम मोहन यादव भोपाल से सुबह 8:15 पर रवाना होंगे और 10:15 पर अमेठी के गौरीगंज पहुंचेंगे। यहां से सीएम बीजेपी कार्यालय से रोड शो की शुरुआत करेंगे और नामांकन से पहले आम सभा को संबोधित भी करेंगे। सभा के बाद सीएम मोहन यादव स्मृति ईरानी के साथ नामांकन में शामिल होंगे। यूपी की अमेठी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने काफी पहले ही स्मृति ईरानी को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। 2019 में अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोट से हराया था। हालांकि इस बार कांग्रेस की तरफ से क्या राहुल गांधी दोबारा मैदान में होंगे, इसे लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी यहां जमकर प्रचार कर रही हैं और अब उनके नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होने के लिए अमेठी पहुंच रहे हैं। अमेठी में सीएम मोहन यादव का जाना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्मृति ईरानी यहां पर खूब प्रचार कर रही हैं। अब सीएम मोहन यादव का नामांकन में शामिल होना बीजेपी को यहां जातीय समीकरण से लेकर सियासी गणित में मजबूत बनाने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एक ओर जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमेठी जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एमपी में 2 फेज में कम वोटिंग के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है और चुनाव आयोग चले बूथ की ओर अभियान चलाएगा। 1 से 7 मई तक ये अभियान चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जाएगा और अब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। पहले फेज में 8% और दूसरे फेज में 9% कम मतदान हुआ है। बीजेपी ने भी कम वोटिंग के लिए निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। तो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में जो 2 फेज में वोटिंग हुई उसमें प्रतिशत में कमी आई है और इसको लेकर पार्टियां एक ओर जहां मंथन कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग भी अब सख्त हो चुका है। कलेक्टर्स के साथ पहले बैठक की गई और आखिर क्यों ऐसा हुआ, इस पर उनसे रिपोर्ट मांगा गया और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने अब चलो बूथ की ओर अभियान की शुरुआत भी कर दी है, जो 1 से 7 मई तक चलाया जाएगा और तीसरे फेज के तहत 7 मई को चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में और तीसरे चरण के लिए जब वोटिंग होगी 7 मई को, तो इसको लेकर चुनाव आयोग बिल्कुल सख्त कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए और इसको लेकर चलो बूथ की ओर अभियान की शुरुआत चुनाव आयोग 1 मई से 7 मई तक करेगा। और पहले फेज में आपको बता दें कि 8% और दूसरे फेज में 9% कम मतदान हुआ और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस और सभी पार्टियां भी मंथन कर रही हैं कि आखिर चुनाव इतना कम क्यों हुआ और बीजेपी ने इसको लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत भी की थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और मनेंद्रगढ़ जिले के चिरमिरी में बीते दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे के बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। मंच से भी खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा कराने के लिए सरोज पांडे का धन्यवाद कहा था। अब निर्वाचन अधिकारी ने बीजेपी प्रत्याशी को नोटिस थमा दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी प्रत्याशी पर यह आरोप लगाया है कि निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस में कहा है कि उस आयोजन के माध्यम से बीजेपी प्रत्याशी ने
अपना प्रचार किया है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने यह कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री तो यहां मोदी की कथा करने के लिए आए थे। तो ये खबर आपको बताएं मनेंद्रगढ़ में, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की सभा लगी थी, कथा का कार्यक्रम हुआ था और बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे के बैनर पोस्टर लगाए गए थे। आपको बताएं आचार संहिता के तहत पूरे देश में जितने भी प्रत्याशी हैं या पार्टी हैं वो अपने बैनर और पोस्टर अभी नहीं लगा सकते। बावजूद इसके यहाँ पर सरोज पांडे के बैनर और पोस्टर लगाए गए और मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें कथा कराने के लिए धन्यवाद किया था, जिसे लेकर निर्वाचन अधिकारी ने बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे को यह नोटिस थमा दिया है। और कांग्रेस भी लगातार बीजेपी प्रत्याशी पर हमलावर है, आरोप लगा रही है और उनका कहना है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम किया गया था, धीरेन्द्र शास्त्री मोदी की कथा करने के लिए आए थे। यह कार्यक्रम का आयोजन हमारे प्रिय बसंत अग्रवाल, श्याम बिहारी जायसवाल जी एवं सरोज पांडे जी आपके द्वारा यह आयोजन करवाया गया संत सम्मेलन। जोरदार ताली बजा करके इनको धन्यवाद दीजिएगा। मैं बिल्कुल गलत देख रहा हूँ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यहाँ जब भी चुनाव हुए हैं धर्म को वाकई अलग रख के हुआ है। हम सब भगवान को एक मानते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, उस विचारधारा के लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी मानती आई है। इसलिए हम सबको देवी देवताएं सब मानते सबको हैं, मगर चुनाव में उनका दुरुपयोग नहीं करते। और जिस ढंग से वो दुरुपयोग कर रहा है वो निश्चित रूप से गलत बात है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा बागेश्वर जी का कार्यक्रम बाबा बागेश्वर धाम समिति कोरबा लोकसभा पूरे क्षेत्र के द्वारा किया गया था। इसमें न तो कोई प्रत्याशी के द्वारा किया गया, न तो मेरे द्वारा किया गया। रही बात मेरी, तो मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ। जब भी कोई बड़े आयोजन होंगे, धार्मिक आयोजन होंगे, किसी भी समाज का, किसी भी धार्मिक संगठन के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसमें अपनी सहभागिता हो। और विस्तार न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आपको सीधे शाजापुर लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो ये है जिसमें 1 लाख, कोई बात नहीं, पास के गांव हो जाएंगे, ताली बजा दो इस बात के लिए भी। पानी कहीं नहीं आएगा, किसान के खेत में तो आएगा ही सही, लेकिन अपने यहाँ हंडिया परियोजना ये किधर की आएगी? आपकी देवान जिले में हंडिया लोकसभा तो यही रहेगी ना? नहीं, हंडिया उधर गिलाता हंडिया, लेकिन पैसे आपकी तरफ दे रहा हूँ। मेरे पास कंप्यूटर में हिसाब है भाई, मजाक मत करना। जोरदार ताली बजाओ, तुम कुछ भी बोलो। देवास लोकसभा का हिसाब पूरा लेके आया हूँ, इसलिए जो भी बात है वो बोलनी तो पड़ेगी। अब अपने बीच में से एक के बाद एक लगातार जिस प्रकार से विकास के काम हो रहा है, 10 सीएम राज स्कूल 175 करोड़ लागत से, जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। और हमारे यहाँ वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी, ये तो आपका ही ना, विजय प्रजापति, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, जोरदार ताली बजाओ। इसने भी भारत सरकार तक में अपने पुरस्कार प्राप्त किए। देवास के अंदर अब इसमें हाथ खड़े करना किस किस ने पैसे लिए। किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि। और चिंता मत करना, जो बच्चे उनको भी देंगे सब। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। किसानों को सम्मान दे करके पहली बार खेती में काम करने वाले किसान का पैसे का सवाल नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजाओ, जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए। जो जवान मेहनत करते, जवान पसीना बहाते, जवान अपने देश की रक्षा करते, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता के किसान पूरे देश की भूखे पेट रहने वाले सेना की अपनी सेवा के माध्यम से खून पसीना करते। आपको प्रणाम करता हूं, ये आपका सम्मान है। किसानों का सम्मान किसान सम्मान निधि के माध्यम से। यशस्वी स्वर्गीय प्रधानमंत्री, जोरदार ताली बजा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिन्होंने पहली बार गांव के अंदर सड़कें दी। सड़कों के माध्यम से गांवों की, प्रधानमंत्री सड़क से गांव की दशा बदली। और आज के स्थिति में किसान सम्मान निधि देकर किसानों का सम्मान बढ़ाया। और आप तो और भाग्यशाली हो, 6 उधर से और 6 मध्य प्रदेश सरकार से। याद रखो, लाडली बहना, आप पे भी पैसे लगातार मिलते रहेंगे और आपके भी इसके सरकार के पैसे बराबर खाते में आते रहेंगे। किसी योजना कम नहीं होगी। 6-6 12,000 प्रत्येक किसान को 12,000, लाडली बहनाओं के 1250 रुपए आ रहा ना खाते में। और जो बच्चे उनके भी जोड़ देंगे। और खसकते खसकते हमने जब
अपना घोषणा पत्र दिया था तो बहुत चिल्लाए कांग्रेस के लोग, क्योंकि उनकी तो जमीन खसक गई, 163 से ज्यादा सीट जीत गए। आप क्या भी बहुत बोलने वाला था, एक बचर बचर करता था, आदमी दिमाग काम नहीं करता नहीं करता। ऐसा लगता कि भगवान जाने इसके मुंह पे ताला कब लगेगा। आपने भी ऐसा लगाया कि बोलती बंद कर दी। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। और इसका एक और भाई बचा के मामा है कि भाई मालूम नहीं। अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हमारे महेंद्र सिंह जी ने भी किया, मैंने भी किया। भैया आज तुम भी चुनाव में मैदान में जो अध्यक्ष होता उसको चुनाव लड़ना चाहिए। भाई मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ेगा? आजा इंदौर में, बड़ा सुरावत बनता है। आ मैदान में चुनाव में कांग्रेस का पंजा लेके जाने की कांग्रेस की भी हिम्मत नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। बटियालाल पहले हो गए। हमको मालूम है पढ़ेला बेल ज्यादा जल्दी भगता है कि नहीं भगता है? जिसमें दम हो वही तो टिकता है। अब ये 56 इंच के सीने वाला का समय है कि नहीं? 56 इंच के सीने। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पिछले समय आपके माध्यम से जो सरकार बनी, सरकार भी क्या बनाई, हमको लगा इस शाजापुर जिले में से पहले एक ही था कि 1 के 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, लेकिन झटक सबके सब गई थी आपने, कुछ बचा ही नहीं। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। पूरा शाजापुर जिला भाजपा के साथ आ गया और देवास भी भाग्यशाली, देवास भी आ गया। ऐसा कोई जिला, जिस जिले में 35 से ज्यादा जिले हमारे ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया। ये सौभाग्य की बात। और अब की बार ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में और बात ध्यान रखना है। अभी तक आपने अलग अलग बार नरेंद्र मोदी जी को वोट दिए। एक बार वोट दिया आपने सबसे पहले जब देश की सीमाओं पे हमारे सेना के जवानों का अपमान होता था, जवानों के सिर काट करके पाकिस्तान के लोग ले जाते थे, पूरे देश में बम फूटते थे कि नहीं फूटते थे? कभी बंबई में, कभी दिल्ली में, पूरा देश। और जम्मू कश्मीर की तो बात ही क्या करो, जम्मू कश्मीर में तो जाने से ही डर लगता था, वो जाए तो वापस आएंगे की गारंटी नहीं रहती थी। लेकिन आज भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री को जब आपने पहली बार वोट दिया और पहली बार वोट दे करके देश का प्रधानमंत्री बनाया, अपना वोट कैसे वसूलते हैं और देश के प्रधानमंत्री अपने पद को कैसे गौरवान्वित करते हैं, दुनिया ने देखा। पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सीमा पे होने वाले सैनिकों का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, भूले भटके पाकिस्तान भूल गया था कि मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, उसको मालूम ही नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई। उसने अपनी हरकत जारी रखी, बालाकोट के अंदर सोए हुए सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया, 40 जवान हमारे मारे गए। और ऐसी घटना घटी, इधर नरेंद्र मोदी जी ने कहा पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और हमारे लिए ये गर्व की बात है, पहली बार आजादी के बाद ये मौका आया कि जो देश के प्रधानमंत्री पहले बोले उसका अक्षर से पालन करें। बोलने के लिए नहीं बोला पाकिस्तान गलती करे, अरे घर में घुस के मार के बताया कि हाँ क्या होता है भारत, क्या होती भारत की सेना, क्या होता भारत का सामर्थ्य, क्या होता भारत का इरादा। दुनिया बहुत चक्की रह गई। एहसास हुआ कि ये पहली बार ऐसा भारत कर सकता है क्या। दुनिया के 2 देश पहले ऐसा करते थे, एक अमेरिका और एक इजराइल। उनके देश के अंदर आक्रमण करके देख लो तो वो घर में जाके मारते थे। 2 के बाद दुनिया में 200 से ज्यादा देश है और किसी की हिम्मत नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तीसरा देश अपनी आंखों के सामने भारत सम्मिलित होकर बताया मोदी जी के नेतृत्व में। यह हमारा पहला वोट लोकतंत्र के लिए, दुनिया ने भारत का मान बढ़ाने के लिए मोदी जी ने पहला कदम बढ़ाया और हमें इस बात की प्रसन्नता है। दूसरा कदम, दूसरी बार फिर वोट दिया। आप अंदाज लगा लो देश के अंदर भी जिस प्रकार से मोदी जी का सम्मान बढ़ा और ये कांग्रेस के पप्पू चप्पू कौन कौन है पता ही नहीं चलता कहां से आ गए, क्या क्या बात करते हैं। एक बहन जी बोलती है कि मंगलसूत्र का महल
जी क्या जाने। वाह रे बाबू वाह, हमारे देश की परंपरा आपको मालूम नहीं है। हमारे देश में मंगलसूत्र की रक्षा के लिए ही इस देश में हनुमान जी ने जान दांव पे लगा के राम राज्य की स्थापना कराई थी। ये हनुमान जी की परंपरा हमारे देश में है। अपने स्वयं के लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने बंधु बांधव के लिए पूरा जीवन कुर्बान करने वाले लंबी परंपरा है। अरे बहन जी तुम बताओ, तुमने तो 7 फेरे भी नहीं लिए, नेहरू जी की आत्मा रो रही होगी, तुमने शादी करी क्रिश्चियन के घर में। क्या होती मांग भरना, क्या होती हाथ में चूड़ी, क्या होता मंगलसूत्र। तुमने तो ऐसा लगाया कि नेहरू जी भी ऊपर से आत्मा में आंसू बहा रहे होंगे कि कहां मेरी यहाँ पोती पैदा हो गई। ये प्रश्न उठाती है। ऐसे हनुमान भक्त नरेंद्र मोदी जी के लिए दूसरी बार का वोट हमने सबने देखा। कांग्रेस ने 70 साल तक जिस प्रभु राम के लिए रोम रोम में राम समाये है, ये राम जी के नाम से देश जाना जाता है। कोई विदेश में जाए, कहां से आए, तो कह देते हम राम और कृष्ण की धरती से आए। कैसे राम और कृष्ण जैसे ही बोले अपने आप समझ जाए कि भारत से आए। ये सौभाग्य हमारा। और आप बताओ राम जी कहां पैदा हुए थे? कहां हुए थे बहन जी, बताओ जरा, राम जी कहां पैदा हुए थे? कहां पैदा हुए? बताना, जोर से बताओ। अयोध्या। अच्छा आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ। और जो स्कूल नहीं गए वो बताओ, जो स्कूल गए वो बताओ, जो इस गांव के खेत में काम करते वो बताओ, जो नहीं काम करते वो भी बता दो। लेकिन आप सबको मालूम कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए, दशरथ के पुत्र हैं, लक्ष्मण सहित 4 भाई हैं। लेकिन नहीं मालूम अगर तो कांग्रेस वालों को मालूम नहीं कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए। ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। कांग्रेस ने भगवान राम के पैदा होने पर प्रश्न खड़ा करा और ऐसे बेशरम वोट मांगने फिर आ गए जो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। 70 साल तक अटकाया, लटकाया, झटकाया, कोर्ट कचहरी में एक के बाद एक झंझट खड़े करते गए कि भगवान राम कहां पैदा हुए, भगवान राम का अस्तित्व क्या है। और कोई हेरा घेरा नहीं बोल रहा। कांग्रेस के महासचिव कपिल सिब्बल वो शपथ पत्र दे रहे हैं। मनमोहन सिंह वो लोकसभा में बोल रहे हैं राम सेतु के तोड़ने की स्कीम लिया है। क्या रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच 17 लाख साल पहले जो राम सेतु बनाया था, जिसके माध्यम से भगवान राम का अस्तित्व अपने को प्रमाण के रूप में दिखाई देता है, उस राम सेतु को तोड़ने की योजना बना दी। जोरदार ताली बजा। अपने आप के लिए पूरे देश ने खड़े होकर विरोध किया और झक मरा करके मनमोहन सिंह सरकार को योजना वापस लेना पड़ी। इस देश का हिंदुओं का बल आगे बढ़ा कि ये नहीं होने देंगे, हमारे राम का सेतु तोड़ दोगे, इस हिंदुस्तान में तोड़ दोगे, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दूसरी बार आपने वोट दिया तो ये हमारे राम भक्त, हनुमान भक्त पक्के। नरेंद्र मोदी जी ने कहा 5 साल के अंदर कोर्ट में भी निवेदन किया कि आप जल्दी से जल्दी फैसला दे दो, और कोर्ट ने 5 साल में फैसला भी दे दिया। 5 साल के फैसले के बाद भूमि पूजन भी हो गया। भूमि पूजन के बाद भगवान राम 22 जनवरी को टेंट तंबू से अपने घर में भी चले गए। बोला जय जय सिया राम। ये हमारी आंखों के सामने हुआ। और ये वोट के भूखे कांग्रेसी, इनके लिए तो शाहजहांपुर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक और जहां किसानों और सैनिकों के सम्मान और मान बढ़ाने की बात कही कि पीएम मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो इनका मान सम्मान बढ़ा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर निशाना साधा। मंगलसूत्र वाले बयान जो प्रधानमंत्री देते आए हैं उस पर भी सोनिया गांधी पर निशाना साधा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। साथ ही साथ राम मंदिर पर कहा कि जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, खेतों में काम करते हैं या किसी शहर में काम करते हैं, सबको पता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन कांग्रेस इस पर कहती है कि भगवान राम तो है ही नहीं। तो ऐसी तमाम मुद्दों पर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।